हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर को रिवाइज कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आईटीआर आपको रिवाइज कब करनी पड़ती है? देखो, दो तरीका होता है। पहला तो ये होता है कि आपकी आईटीआर यदि डिफेक्टिव मोड में चली गई है, सेक्शन 139(9) में आपको इसका नोटिस भी रिसीव हुआ होगा, तब आपको अपनी आईटीआर 15 डेज के अंदर रिवाइज करनी होती है। और ये डिफेक्टिव रिटर्न्स आपका तब होता है जबकि आईटीआर में कोई भी मिस्टेक्स आपसे हो रखी है। सेकेंड होता है आईटीआर की प्रोसेसिंग। आपने बहुत ही लंबे समय से अपनी आईटीआर को फाइल कर रखा है, लेकिन अभी तक वो प्रोसेस नहीं हुई है और वो डिफेक्टिव भी नहीं हुई है। तो आपको अपनी आईटीआर को एक बार फिर से रिव्यू जरूर करना पड़ेगा कि आईटीआर में क्या क्या मिस्टेक्स हो रखे हैं। तो जनरली देखो, आईटीआर के मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले एआईएस अपना ओपन करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो एआईएस, इसको आप ओपन कर लो। आपकी एआईएस जब ओपन होती है तो इसमें आपके पैन नंबर पे एक फाइनेंशियल ईयर में कितने ट्रांजेक्शन है वो सारे यहाँ पे रिपोर्ट हो जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या आपने सही आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे आपकी मान लो कि सैलरी की इनकम है, डिविडेंड है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, लेकिन साथ में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की आपने सेलिंग की हुई है, या फिर क्रिप्टो मार्केट की ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन गेमिंग है, या कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 194H, सेक्शन 194J, इंश्योरेंस के कमीशन, ये सब आपको मिल रखे हैं। लेकिन आपने यहाँ पे आईटीआर 1 फाइल किया हुआ है, ठीक है, जबकि आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल होता है या आईटीआर 3 एप्लीकेबल होता है। तो आपने यदि गलत आईटीआर फॉर्म फाइल कर रखा है तो उस केस में आपको अपनी आईटीआर रिवाइज करनी पड़ेगी। और सेकेंड ट्रिगर पॉइंट होता है सेक्शन 89 का रिलीफ। आईटीआर में फॉर्म 10E फाइल किए बिना यदि आपने सेक्शन 89 का रिलीफ क्लेम किया हुआ है तो इस केस में भी आपको आईटीआर अपनी रिवाइज करनी चाहिए। थर्ड यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जो भी अमाउंट मेंशन किया गया है, इस अमाउंट को आप अपनी आईटीआर में क्या करो, अंडर रिपोर्ट कर रहे हो। और फोर्थ ट्रिगर पॉइंट ये होते हैं कि आईटीआर में कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल्स होते हैं जो कि आपको फिलअप करने पड़ते हैं। यदि आपने वो शेड्यूल्स फिलअप नहीं किया तो भी आपको आईटीआर अपनी रिवाइज करनी चाहिए। आईटीआर को रिवाइज करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर 26-27 आपको सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है, इंडिविजुअल प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म। तो देखो, आपने जो आईटीआर पहले फाइल कर रखा है, अब आपको ये लगता है कि हमारे ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है, आईटीआर 2 आईटीआर 3 एप्लीकेबल है। मैंने आपको कुछ सिनारियो बताया किस किस केस में आपको आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फाइल करना है, ठीक है। तो जो आप अभी रिवाइज करने जा रहे हो वो फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि इन्होंने आईटीआर 1 फाइल कर दी जबकि आईटीआर 3 एप्लीकेबल था। प्रोसीड विद आईटीआर पे क्लिक करना, ओके पे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो क्या है कि कुछ शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। अब आईटीआर 3 के लिए यदि बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम हो रखी है तो आपको यहाँ पे अपनी इनकम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सैलरी की इनकम के साथ साथ यदि आपको मान लो कि कैपिटल गेन या फिर 112A इसके साथ साथ बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम हो रखी है तो आपको इसका सिलेक्शन करना है। यहाँ से अपनी शेड्यूल सेलेक्ट कर लोगे आप और यहाँ पे अदर्स में आपको आना है। बाकी ये जो मैंडेटरी फील्ड है ये आपको सेलेक्टेड रहने देना। देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्किप द क्वेश्चन पे क्लिक करना है, इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जनरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप चले आओगे और इसके बाद आपको यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस पे आना है। अब फाइलिंग स्टेटस में जब आप आओगे तो आपने ऑलरेडी आईटीआर फाइल कर रखी है सेक्शन 139(1) में। यहाँ पे सेक्शन 139(5) आपको सेलेक्ट करना है। वैसे बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर आपको 31 अगस्त सेलेक्ट करना है। करेंट असेसमेंट ईयर में आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम हो रखी है तो आपको यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करना है। अब यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में आप फाइल करो तो यहाँ पे सब पे आपको नो पे क्लिक करना है और यहाँ आपकी ओरिजिनल रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसका डेट आ जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सब पे नो पे क्लिक करना है। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट यदि आपके ऊपर एप्लीकेबल है, नो पे आपको क्लिक करना है। सेकेंड, यहाँ पे प्रीएम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम को आप ऑप्ट नहीं कर रहे तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। टर्नओवर सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऑडिट के लिए आपको यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। तो नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करने के लिए आपको एड अनदर पे जाना है और यहाँ पे आपको अपने बिजनेस की कोड सेलेक्ट करनी है। तो देखो, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि LIC की इंश्योरेंस कमीशन रिसीव हो रखी है और सेक्शन 194D में TDS भी कटा है जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ही जाता है। अब यदि आपके केस में अमाउंट स्मॉल है लाइक 1000 2000 तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आईटीआर 1 में भी उसको आप दिखा सकते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अमाउंट जो है ज़्यादा है, इसलिए आईटीआर 1 में इसकी रिपोर्टिंग ना करके आईटीआर 3 में इसको रिपोर्ट
किया जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर केस में जो बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर में भी कर सकते हैं, अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट सर्विसेज में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ट्रेड नेम डाल देना है, आप अपना नाम भी इंटर कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आप LIC कमीशन मेंशन कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे सेव पे करना है। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। तो आपके केस में यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एप्लीकेबल नहीं है तो आप बैलेंस शीट वाले पोर्शन में चले आओगे। यहाँ पर आपको कुछ फिलअप नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में क्या है कि कुछ अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर केस है LIC एजेंट का, इसमें सन्डी डेप्टर सिंडिकेटेड स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पे 0 ही एंटर कर देना है। और इसके बाद जो कैश बैलेंस है वो आप यहाँ पे कुछ भी अमाउंट इंटर कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट वाले सेक्शन में आना है। यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो तो बैलेंस शीट आपको फिल करनी पड़ेगी, साथ में आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी फिल करना होगा। तो यहाँ आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा आप उसको फिलअप कर लेना। यदि आपने शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग की हुई है तो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हो। टर्नओवर, उसकी जो भी प्रॉफिट लॉस है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के टर्नओवर आपको यहाँ पे इंटर करने हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। लेकिन यदि आपके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एप्लीकेबल ही नहीं है, देखो आपको सीधे क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले सेक्शन में चले आना है। यहाँ पे आपको 64 नंबर पॉइंट में आना है। इसमें देखो आप क्या करो, अपनी जो भी ग्रॉस रिसीट है, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का हो, आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। अदर बिजनेस का भी आप कर सकते हो। अब इस पर्टिकुलर केस में इंश्योरेंस कमीशन मिला है तो यहाँ ग्रॉस रिसीट में अमाउंट आप इंटर कर दोगे। इसके बाद एक्सपेंसेस वगैरह कुछ रखें तो आप इंटर कर देना। नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगी और इसके बाद यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक करना है। और इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे 65 में टर्नओवर डाल देना। इंट्राडे का प्रॉफिट और लॉस जो भी हो आप रिपोर्ट कर सकते हो, एक्सपेंसेस डाल देना। देन यहाँ पे आपकी नेट जो भी प्रॉफिट लॉस होगी वो आ जाएगी और इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना। शेड्यूल सैलरी में आपको चले आना है। यहाँ पे जो भी आपकी सैलरी होगी प्री फिल्ड होकर के आ जाएगी। सिर्फ आपको इसको फॉर्म 26AS से TIS AIS से वेरीफाई कर लेना है। देन आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। तो इसके बाद शेड्यूल BP में सिंपली आपको ये बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आप देख लोगे। यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये आपकी इनकम ऐसे प्री फिल्ड होकर के आती है। आप अपने AIS से इसको जरूर चेक कर लीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो शेड्यूल CYL है, BFL है, CFL, ये तब एप्लीकेबल होगा जब आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे ट्रेडिंग या बिजनेस में लॉस वगैरह रिपोर्ट किया होगा। तो आप इसको क्लिक करके सिंपली इसको आप कंफर्म करोगे। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कुछ लॉसेस वगैरह नहीं है। चैप्टर 6 में 80/62 का न्यू टैक्स रेजिम में आप क्लेम ले सकते हो सैलरी के केस में। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। पार्ट B TTI में भी आपको सिंपली से कंफर्म करना है। ठीक है, क्लिक करोगे ये आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट कर देगा जो भी शेड्यूल्स आपने फिलअप की हुई है। यहाँ पे आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है। टैक्स पेड वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपकी जो भी TDS वगैरह कटी है, सेल्फ असेसमेंट है, एडवांस टैक्स जो आपने पे किया हुआ है, वो सारी डिटेल आपको दिख जाती है। इसमें सैलरी का जो TDS है वो आप चेक कर सकते हो। TDS 2 में आपकी अदर देन सैलरी जैसे इंश्योरेंस कमीशन वगैरह है, तो इस केस में जो भी TDS वगैरह कटा होगा तो वो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप एक बार इसको 26AS से जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद पार्ट B TTI में आपको आना है और यहाँ पर भी आपको एक बार कंप्यूटेशन अपनी चेक कर लेनी है। यहाँ पे आपको कंफर्म पे सिंपली क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको जाना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। वैलिडेशन इज सक्सेसफुल और यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है। देन आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। ई वेरीफाई नाउ पे आप क्लिक करोगे और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने आधार OTP इंटर करके, ठीक है, यहाँ पे आधार OTP इंटर करो, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको OTP इंटर करनी है। देन आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। OTP इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे रिटर्न को कंफर्म करना है। आप सबमिट पे क्लिक करो। ये आपकी रिटर्न जो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। ई फाइल में आकर के आप चेक कर सकते हो कि आपकी ITR जो है रिवाइज फाइल हुई है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हो आप रिवाइज ITR हो चुकी है और यहाँ पे असेसमेंट ईयर की ओरिजिनल ITR थी जो कि ITR 1 फाइल की गई थी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करें और ITR को रिवाइज करें, क्योंकि जब तक आप मिस्टेक को करेक्ट नहीं करोगे जल्दी इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होगी। होप कि आपको ये वीडियो पसंद अच्छे लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर